नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल.सी. यादव, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। वीडियो की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं टेलर की आलोचना और टेलर की प्रासंगिकता पर। पिछले वीडियो में हमने टेलर का परिचय, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन के दर्शन, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत और तकनीकों के बारे में बात की थी। आज हम टेलर की आलोचना और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है और इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। टेलर की आलोचना के बारे में हम बात करने से पहले थोड़ा सा आपको क्लिक करवा देते हैं पिछले कि टेलर के 4 दर्शन थे और टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 सिद्धांत दिए थे। आपको पता है टेलर के दर्शनों में अगर हम इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि क्या दर्शन थे और क्या सिद्धांत थे तो हम आसानी से उसकी आलोचना कर सकते हैं। सबसे पहले टेलर के जो दर्शन थे वो तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद लाना, अधिकतम संगठन के हित में श्रमिकों का अधिकतम विकास करना, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन और सौहार्द, ये 4 दर्शन थे। और सिद्धांत इन दर्शनों को प्राप्ति के लिए कुछ सिद्धांत दिए थे। उनमें जैसे कार्य विज्ञान का सिद्धांत था, श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण का सिद्धांत, मानसिक क्रांति और सहयोग का सिद्धांत था। और इन सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए कुछ तकनीकें टेलर ने दी थी, जैसे कार्यकारी फोरमैनशिप, गति अध्ययन, समय अध्ययन, उभरती या विभेदीकृत दर व्यवस्था, अपवाद का सिद्धांत। ये कुछ तकनीकें थी जो इन सिद्धांतों को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी विचारक की आलोचना को दृष्टिकोण रखते हुए उसके जो समय था, जिस समय इसने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, उस समय का वातावरण कैसा था, उस समय कितनी खोज हो चुकी थी सिद्धांत संगठन के बारे में, इन सभी को ध्यान में रखकर हम बात करते हैं। जैसे टेलर पर अमानवीय, अलोकतांत्रिक और शोषणवादी होने का आरोप लगाया जाता है। इस लाइन का अर्थ मैं इसी वीडियो में अंत में समझाऊंगा। पहले हम दूसरी बातें करते हैं कि जैसे संगठन को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करता। टेलर का मूल बल कार्यशाला स्तर पर और श्रमिकों पर ही रहता है। इसको समझिए कि टेलर है, अगर हम सिद्धांतों की बात करें या उसके दर्शनों की बात करें तो हर जगह कार्यशाला स्तर की बात करता है। देखो, किसी भी संगठन की हम चर्चा करते हैं तो संगठन के 2 स्तर होते हैं, एक तो प्रबंधकीय स्तर और एक कार्यशाला स्तर, कि जहाँ से प्रबंधन, उसकी प्लानिंग बनाई जाती है, कैसे कार्य को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में बात की जाती है प्रबंधकीय स्तर की। तो टेलर ने अपने सिद्धांतों में, अपने दर्शनों में कहीं भी इस चीज़ को जगह नहीं दी कि प्रबंधकीय स्तर पर कैसे सुधार किया जा सकता है संगठन में, बल्कि अपने पूरे सिद्धांत में, पूरे दर्शनों में एक कार्य या श्रमिक पर ही केंद्रित रहे और संगठन के कार्यशाला स्तर की बात की गई। जैसे कार्यकारी फोरमैनशिप की बात की गई तो वो भी श्रमिक पर कैसे नज़र रखी जा सकती है, श्रमिक को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसी के बारे में बात करते हैं। विभेदीकृत दर व्यवस्था की बात है तो विभेदीकृत दर व्यवस्था केवल श्रमिकों के लिए की गई, न कि प्रबंधकों के लिए। तो ये इस स्तर पर टेलर की आलोचना की जा सकती है कि टेलर ने केवल संगठन के एक पक्ष यानी कार्यशाला पक्ष को देखा, बल्कि प्रबंधकीय पक्ष को नहीं देखा। टेलर का प्रतिमान बंद प्रतिमान माना जाता है। बंद प्रतिमान से अभिप्राय है कि मानसिक क्रांति की बात की थी और टेलर ने, और अधिकतम उत्पादन की बात की थी। अधिकतम उत्पादन के लिए उसने कहा कि उत्पादन की अगर प्रति इकाई लागत कम कर दी जाएगी तो बिक्री बढ़ जाएगी। बल्कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि बिक्री केवल अगर प्रति उत्पादन लागत कम कर दी जाए उसी पर निर्भर नहीं करती है। बिक्री लोगों की क्रय शक्ति पर भी निर्भर करती है और किसी वस्तु की संतृप्त सीमा पर भी निर्भर करती है। क्योंकि अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो चाहे वस्तु कितनी ही सस्ती हो। कहने का मतलब ये है कि संगठन के एक पक्ष केवल संगठन के बारे में बात की, जबकि संगठन के अन्य पक्ष जो सामाजिक पक्ष होते हैं, बाहरी वातावरण होता है जिस समाज में मनुष्य रहता है, उसके बारे में कोई बात नहीं की टेलर ने, बल्कि यही बताया कि अगर हम प्रति इकाई लागत किसी वस्तु की कम कर देंगे तो उसकी क्रय शक्ति वो बिक्री बढ़ जाएगी। जबकि बिक्री लोगों की क्रय शक्ति पर और
उसकी संतृप्त सीमा पर निर्भर करती है। क्रय शक्ति व्यक्ति की दूसरी जगह से कितना कमाता है इस पर निर्भर करती है। जबकि संतृप्त सीमा को मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे घर में नमक की आवश्यकता होती है, तो नमक की एक संतृप्त सीमा होती है कि हम एक महीने में 1 किलो नमक खाएं। तो अगर वो नमक इतना ही सस्ता कर दे तो हम ये तो है नहीं कि हम 4 किलो नमक खाने लग जाएंगे। तो किसी भी वस्तु की संतृप्त सीमा पर उस वस्तु की बिक्री निर्भर करती है। ये एक पक्ष में देखा टेलर ने। टेलर का अगला है कि टेलर ने सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत को ध्वस्त किया। टेलर ने, आपको पता है कि विभेदीकृत द्रव्य व्यवस्था और कार्य निष्पादन का विकास सिद्धांत दिया। कार्य निष्पादन विकास में ये था कि जितना कार्य विज्ञान का विकास था उसमें ये बताया कि जितनी समय में एक निश्चित समय था और उस निश्चित समय में ये बताया गया था कि इतना काम अगर टेलर कोई भी श्रमिक करता है तो उसको इतना वेतन दे दिया जाएगा। ये कार्य विज्ञान का विकास था। लेकिन इससे क्या हुआ कि एक निश्चित कर दिया और हमेशा ट्रेड सौदेबाजी होती है, एक संगठन बनता है और उसके हिसाब से सौदेबाजी होती है, उस चीज़ को उसने नष्ट कर दिया। केवल आर्थिक उत्प्रेरक को ही महत्व दिया। टेलर केवल आर्थिक उत्प्रेरक, मनुष्य को केवल एक मशीन माना और उसने कहा कि अगर मनुष्य को जितने पैसे देंगे उतना ही ज़्यादा वो उत्प्रेरित होगा, मोटिवेटेड होगा। जबकि अब आगे भी हम बात करेंगे, जैसे मास्लो का 500 पद सोपान सिद्धांत है, 5 सोपान सिद्धांत है, हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत है। इनके बारे में हम डिटेल में उत्प्रेरक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपको इतना समझना आवश्यक है कि आर्थिक उत्प्रेरक ही नहीं, जबकि बहुत सारे सामाजिक उत्प्रेरक भी या मोटिवेशनल और दूसरे स्तर के उत्प्रेरक होते हैं, वो भी व्यक्ति को काम करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। जैसे आप संगठन में कहीं काम करते हैं तो केवल पैसों से ही नहीं होता, आपको जैसे मोटिवेट किया जाता है, वहाँ पर आपकी प्रशंसा की जाती है, आपको चुनौतियों वाला काम दिया जाता है, तो भी आपको लीडर बनाया जाता है। अगर किसी संगठन में तो आप ज़्यादा उत्प्रेरित होते हो और अच्छे से काम करते हो। केवल आपको पैसों से ही तोला जाए तो आप एक निश्चित सीमा के बाद में उत्प्रेरित होना बंद हो जाओगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है, टेलर मानव को एक मशीन की तरह मानता है। समय अध्ययन, गति अध्ययन और कार्य का विज्ञान इत्यादि व्यक्ति की मशीन की भांति संचालित करते हैं। इस बात से स्पष्ट है कि टेलर ने, जैसे मशीनों की बात होती है तो उस हिसाब से कि एक निश्चित गति होती है मनुष्य की, एक निश्चित उसमें मोड़ हो। मनुष्य जैसे झुक के काम करेगा तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, सीधा या बैठकर काम करेगा। तो उसको एक तरह से मनुष्य को की भावनाओं को, उसके व्यवहार की ओर टेलर ने ध्यान नहीं दिया था, बल्कि टेलर ने ध्यान दिया केवल एक मशीन समझकर मनुष्य को। तो टेलर पर आरोप लगाया जाता है कि टेलर मनुष्य को एक मशीन की तरह ट्रीट करता है। नेक्स्ट है, टेलर ने केवल अधिकतम उत्पादन पर ध्यान दिया, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन पर कोई ध्यान नहीं। हाँ, टेलर जब भी देखता है तो मनुष्य एक ही उसका, जब भी सिद्धांतों को हम गौर से देखते हैं तो केवल एक ही चीज़ सामने आती है कि कैसे जैसे हम संगठन में उत्पादन बढ़ाएं। जबकि श्रमिकों के हित में श्रमिक कैसे काम करें, श्रमिकों के लिए कोई अलग से सिद्धांत देना, ये इन्होंने नहीं किया। इसलिए टेलर की इस मामले में आलोचना की जाती है। अब है, टेलर पर अमानवीय, अलोकतांत्रिक और शोषणवादी होने का आरोप लगाया जाता है। बल्कि ये आरोप अगर हम इनका पूर्ण विश्लेषण करते हैं तो इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि निश्चित रूप से टेलर ने तकनीकी और सिद्धांत संगठन में एक नई कार्य संस्कृति लाते हैं। और ये एक कर्मण्यता जो श्रमिकी थी उसके स्थान पर परिश्रम और उत्कृष्टता को महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। लेकिन श्रमिकों से अधिकतम कार्य लेने की बात करना टेलर का पहला चिंतक है, जिन्होंने न केवल श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण की बात की थी, अपितु संगठन और श्रमिक के हित में श्रमिक के अधिकतम विकास की भी बात की है। आप जब भी इसके जो सिद्धांत देखते हैं तो आप दूसरा सिद्धांत देखो, श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण की बात ये करता है। तो श्रमिकों के हित की भी तो बात की, अब हम अमानवीय बताएं तो कैसे, क्योंकि श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन की और प्रशिक्षण की बात करता है। और अगर इसके सिद्धांतों में बात करें तो अपेक्षित कार्य निष्पादन का सिद्धांत था, जो कि कार्य के मानकीकरण का साधन प्रदान करता है। ये कार्य को एक मानकीकरण देता है कि स्टैंडर्डाइजेशन कर देता है कि इतना कार्य तो इतना वेतन। तो संगठन श्रमिक का शोषण कहाँ हुआ, तो इसको शोषणवादी नहीं कह सकते। दूसरी बात है कि अपेक्षित कार्य निष्पादन की संकल्पना भी इन्होंने दी कि इतना कार्य सफिशिएंट है इतने काम में, इतने समय में,
तो इतना काम कर देंगे तो इतना वेतन इसको मिल जाएगा। इसके साथ ही टेलर ने मानसिक क्रांति की अवधारणा भी दी थी। इसमें प्रबंधकों के साथ श्रमिकों के सहयोग को भी आवश्यक माना, जो अपेक्षित रूप से सहभागी प्रबंधन का द्योतक है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन का अधिकतर तकनीकी श्रमिकों के कार्यबोझ को कम करने और श्रमिकों के निष्पादन सुधारने से संबंधित थी। और दूसरी, अगर टेलर के सिद्धांतों को गौर से देखें तो टेलर की तकनीकों में थी विभेदीकृत दर व्यवस्था, उसको उन्होंने महत्व दिया और इसने औद्योगिक संगठनों में लोकतांत्रिकता को बढ़ाया, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार समानता है। और टेलर ने विभेदीकृत दर व्यवस्था के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत रखा। इसलिए अगर टेलर पर यह आरोप लगा जाता है कि वो अलोकतांत्रिक है तो वो गलत आरोप है। और इसी प्रकार टेलर ने निर्धारित वेतन के स्थान पर प्रतिदिन भुगतान और बोनस का सिद्धांत अपनाया, ताकि श्रमिकों को उसके श्रम का तत्काल मूल्य प्राप्त हो सके और कार्य करने के लिए उसमें उत्साह बना रहे। इस प्रकार अगर टेलर पर हम आरोप लगाते हैं कि वो अमानवीय है, अलोकतांत्रिक है और शोषणवादी, तो ये आरोप गलत है, क्योंकि टेलर ने जो भी काम किए वो श्रमिकों के हित में किए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से अभिप्राय है कि आज उस सिद्धांत का कितना महत्व है। क्या आज भी लोक प्रशासन में उस सिद्धांत का महत्व है? क्या आज भी किसी संगठन में टेलर का जो भी सिद्धांत दिए उनको अपनाया जाता है? तो इस दृष्टिकोण से हम टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रासंगिकता को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मानव संसाधन विकास के संदर्भ में और एक को हम ले सकते हैं नव टेलरवाद के रूप में। मानव संसाधन विकास के क्योंकि मानव संसाधन विकास के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि टेलर ने देखा था, टेलर का हम दूसरा सिद्धांत देखते हैं कि संगठन में श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण की बात करता है। जबकि आज के दृष्टिकोण में भी देखते हैं तो वही संगठन इस एलपीजी के युग में, या हम कहें कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो युग है, वैश्विक भूमंडलीकरण का जो युग है, इसमें बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी एमएनसीज कंपनियां हैं, लेकिन वही एमएनसीज या वही संगठन सबसे ज़्यादा सफल है जिसमें अच्छा मानव संसाधन हो, जिसमें उत्कृष्ट प्रवृत्ति का कार्यबल हो। क्योंकि आप देख रहे हो गूगल है तो, या सुंदर पिचाई जो कहाँ के हैं, भारत के हैं, लेकिन इनको गूगल ने वहाँ ले लिया। कहने का मतलब है जो भी अच्छा उत्कृष्ट व्यक्ति अगर किसी संगठन में है तो निश्चित रूप से वो संगठन सफल होगा। और उत्कृष्ट कैसे होगा? उनके दो ही आधारों पर हो सकता है, या तो उनका उचित चयन हो, यानी चयन प्रक्रिया बहुत अच्छी हो, और चयन होने के बाद में समय समय पर उस व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाए। और चयन और प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण की बात की है। अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एक आई थी 2002 में, उन्होंने रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन एक थ्योरी दी थी 2002 में कि अगर आप रिक्रूट या आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से आपके संगठन में दक्षता, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। इसी प्रकार एक ओईसीडी की रिपोर्ट थी। ओईसीडी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इश्यूज, और उन्होंने बताया था कि विश्वव्यापी आर्थिक सुधारों की सफलता के लिए सरकारी तंत्र में मानव संसाधन विकास अति आवश्यक है। और अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में एआरसी सेकंड यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो पहला एआरसी रिफॉर्म कमीशन जो 1967 में हनुमंता की अध्यक्षता में बैठा था 1967 में, और दूसरा अभी वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के का गठन किया गया। उन्होंने अपनी 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और इन 15 रिपोर्टों में से अगर 10वीं रिपोर्ट्स को देखते हैं तो रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन स्केलिंग न्यू हाइट्स, ये अपनी एक इस टाइटल से एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, यानी कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन एक नई ऊंचाई की ओर। और इन्होंने स्पष्ट रूप से ये किया है कि किसी भी संगठन की सफलता किस में निर्भर करेगी? भर्ती, चयन और प्रशिक्षण पर। अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत ही उत्कृष्ट प्रवृत्ति की हो, और फिर अगर चयन अच्छा होता है और उसके बाद में प्रशिक्षण अगर अच्छा दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से संगठन में कार्यशैली और संगठन एक उत्कृष्ट शैली का और वैश्विक स्तर का बन जाएगा। इसके लिए
हम अलग से पढ़ेंगे जब एआरसी की रिपोर्टों के बारे में देखेंगे, बल्कि जो अपनी मशहूरी जहाँ पर आईएएस का प्रशिक्षण दिया, इसमें भी सुधार की और इसमें भी चेंजेस की बात इस रिपोर्ट में की गई है। इसके बाद में हम देखते हैं नव टेलरवाद। नव टेलरवाद क्या है? जैसे आप आगे के जो वीडियोस हमारी आएंगे उसमें देखेंगे एनपीए, एनपीएम, एनपीएम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एनपीएम का मतलब होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और नव टेलरवाद को अगर गौर से देखें तो एक ही बात है कि नव टेलरवाद, जो टेलरवाद के समय टेलर ने दिया था कि संगठनों में क्या हो, प्रबंधन की एक निश्चित प्रबंधन की अवधारणा लागू की थी, और उन्होंने बताया था कि दक्षता, मितव्यता और प्रभावशीलता लाई जा सकती है। और उन्होंने अपने इसमें 3E का फॉर्मूला दिया था। और आज के अगर हम बात करें, आज के अगर संगठन में एनपीएम जो 1990 के समय एनपीएम की अवधारणा उभरी थी और 1990 से 95 के बीच में ये अवधारणा अपनी उत्कृष्ट स्थिति में थी, तो उस अवधारणा नव टेलरवाद या एनपीएम की अवधारणा है वो भी 3E के फार्मूले पर ही निर्भर है। 3E का मतलब होता है इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, कि कैसे संगठन में दक्षता, मितव्यता और प्रभावशीलता ला जाए और निष्पादन को बढ़ाया जाए। यही अगर हम टेलर के सिद्धांतों को गौर करते हैं तो टेलर ने अपने सिद्धांत, अपने दर्शन, अपनी तकनीकों, इनके माध्यम से संगठन में दक्षता, मितव्यता और प्रभावशीलता बढ़ाने की बात की थी। तो हम टेलर की प्रासंगिकता को आज एनपीएम के रूप में, एक नव टेलरवाद के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टेलर की आज की प्रासंगिकता और टेलर की आलोचना। अब कभी भी आलोचना करते समय एक पक्ष को ही, मतलब इसकी समालोचना होती है कि टेलर के आलोचना ही आलोचना नहीं लिखनी है। उसमें जैसे मैंने लोकतांत्रिक, शोषणवादी और जो अमानवीय होने के आरोप लगाए उनके बारे में बताया कि नहीं, ये अमानवीय नहीं थे, क्योंकि उन्होंने श्रमिकों के प्रशिक्षण और श्रमिकों के चयन, एक अच्छी विधि से चयन करने के बारे में बात की थी। तो इनको अमानवीय कैसे कहा जा सकता है, उनको अलोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि अलोकतांत्रिक तो उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी अवधारणा दी थी। जब लोकतांत्रिक, जो लोकतंत्र की एक मुख्य अवधारणा है ये, तो जिसको जितना काम उतना वेतन, तो अगर उन्होंने ऐसी बात की तो उनको अलोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है। और शोषणवादी, तो शोषणवादी उनको कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो कार्य विज्ञान का विकसित किया था। तो इसलिए उनको शोषणवादी, ये जो आरोप लगाए जाते हैं उनको आपको खंडन करते हुए आगे ये बातें करनी है। अब हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो टेलर की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, पहला क्वेश्चन है। टेलर का आलोचनात्मक परीक्षण करते टाइम आपको ये सारे लिखते हुए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी में शामिल है। टेलर पर अमानवीय, अलोकतांत्रिक और शोषणवादी होने का आरोप लगाया जाता है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? तो इस कथन में जो मैंने अभी बताया आपको कि अमानवीय कैसे नहीं है, अलोकतांत्रिक कैसे नहीं है, शोषणवादी कैसे नहीं है, इन बातों को गौर करते हुए आपको इस उत्तर का फ्रेम तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, अपने तर्कों से पुष्टि कीजिए। तो इनको दो भागों में, यानी मानव संसाधन विकास के संदर्भ में और नव टेलरवाद के संदर्भ में आपको इसके आंसर प्रस्तुत करने हैं। नेक्स्ट है, नव टेलरवाद क्या है, समझाइए। तो नव टेलरवाद एनपीएम से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आपको इसमें बात करनी है। तो इसके साथ ही आपके टेलर से संबंधित जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी टेलर के लगभग कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ़ेयोल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।